Hello everyone, today we are going to discuss potential energy of a dipole in an external field। ये चैप्टर 2 में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है डाइपोल का, -q + q इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर ले रखी है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगी इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो किधर होता है, -p/q से +q की तरफ। वो इस केस में इसके पैरेलल होगा। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इस वाले केस में जो नेट फोर्स होता था एफ नेट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और जो नेट टॉर्क होता था इस वाले केस में, उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो दोनों ही वैल्यू 0 होती है, नेट फोर्स भी नेट टॉर्क भी। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मीन पोजीशन में रखा हुआ है इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अब दूसरे केस में देखिएगा, इस वाले केस में, इसमें आपके डाइपोल को -q + q, इसमें आपने क्या किया है, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाई एन एंगल थीटा। जब आप इसको रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये केस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक टॉर्क जनरेट कर लेती है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये आपको क्या करेगी, वापस इसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करती है, या इसको वापस मीन पोजीशन में ले आएगी। यानी जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आप इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे तो एक टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये वापस किधर की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन में जब आपने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि वही एनर्जी जो होगी, आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर आप इस पोजीशन पे, अगर आप इसको होल्ड करेंगे, अगर आप रिलीज़ करेंगे तो ये वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ। यानी इसका मतलब कुछ एनर्जी यहाँ पर है इस वाले केस में। वो एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है जब आप थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो उसी स्टोर्ड एनर्जी की कैलकुलेशन हमने करनी है। उसी एनर्जी को क्या नाम देते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करने वाले हैं हम लोग, वो हम लोग अभी देखते हैं। टॉर्क का फार्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। टॉर्क क्या आया था हम लोगों का, टाउ = डाइपोल मोमेंट P E cos थीटा। ये टॉर्क था। जब आप क्या करते हैं, थीटा एंगल पे उसको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। अब देखिएगा किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, इस वाले केस में मैंने बताया कि कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि जब आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। तो वो एनर्जी कितनी है वो हम लोग अब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। ये मैंने यहाँ पर थ्योरम लिख दिए है ना, आप जो से वर्क और एनर्जी में जो रिलेशन था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू ΔK + ΔU। यहाँ से हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना होता है, ये वाला रिलेशन हमको फाइंड करना होता है। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, इसमें ये मानते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वगैरह रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो ये टर्म को हम लोग क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। अब हमको ये कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लें, और काइनेटिक एनर्जी पता हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ΔU। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ΔK को 0 बनाते हैं। क्या एजम्पशन लेते हैं, जो मूवमेंट होता है, जो यानी आप मूव कराओगे, जब आप उसको थीटा से θ1 से θ2 लेकर जाओगे, तो उसमें आप प्रोसेस में जो मूवमेंट होगा डाइपोल का, वो आपका क्या होगा, वेरी स्लोली होगा। अगर आप वेरी स्लोली मूवमेंट ले लेते हैं, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम लोग जो आपका मोशन होगा या मूवमेंट होगा वो वेरी स्लोली रखते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिएगा ये वाला टर्म भी गायब हो गया। क्या रिलेशन बना कि अगर हम लोग स्लोली उसको रोटेट करवाएंगे, तो उस वाले केस में जो भी वर्क आप कर रहे होगे दैट विल बी स्टोर्ड
इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो भी आप वर्क उस केस में करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, ये रिलेशन आता कैसे है कि पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी जो मूवमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, स्लोली मूवमेंट होना चाहिए। पहले हम लोग चार्ज को स्लोली मूव करवा रहे थे, इस वाले केस में हम लोग डाइपोल को स्लोली मूव करवाएंगे। मूव करवाने का मतलब होगा रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप स्लोली इसको रोटेट करवाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो निकल आता है। उससे हम लोग वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। वर्क का फार्मूला हमको पता होता है और हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस वाले केस में देखिएगा, ये एक डाइपोल है आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो जाएगा, और इसको रोटेट करवा रखा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको सपोज ले लेते हैं हम लोग थीटा। अब हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको फर्दर रोटेट करवाएंगे बाई एन स्मॉल एंगल डी थीटा, इस तरीके से। यानी इसको थोड़ा सा अगर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इधर घूमेगा और ये वाला पार्ट इधर घूमेगा, इस तरीके से। तो ये मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये एंगल कितना है, डी थीटा है। तो थीटा एंगल पे पहले ही था, अब उसको डी थीटा और रोटेट करवाएंगे। और ये रोटेट कैसे होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेरी स्लोली, कि कोई काइनेटिक एनर्जी गेन ना कर ले या कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का टर्म ना आ जाए। तो इस वाले केस में हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं और वर्क को हम लोग इक्वल रख देंगे किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारा फार्मूला निकल आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस वाले केस में। अब देखिए टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क जब आप थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर चुके होगे तो टॉर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क का फार्मूला आपका कितना था, पीछे भी लिखा हुआ था हम लोगों ने, पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क का फार्मूला था। अब हम लोगों को वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क W इक्वल्स टू, ये इस वाले केस में क्या होगा कि आप थीटा एंगल पे डी थीटा आप इसको क्या करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, टाओ इंटू डी थीटा वाला वर्क का फार्मूला। जैसे एफ इंटू डी एक्स लगता था आपका ट्रांसलेटरी मोशन में, ऐसे ही आपका रोटेशनल मोशन में टाओ इंटू डी थीटा यूज होगा। इनिशियल एंगल मान लेते हैं कुछ, सपोज इनिशियल एंगल थीटा 1 था, बाद में आप इसको रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी दूसरे एंगल पर ले गए, सपोज थीटा 2 पे ले गए, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा इस तरीके से, टाओ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। टाओ की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, फिर आप उसमें इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। टाओ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पी आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस को भी बाहर लिख देते हैं, ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फार्मूला लगा देंगे। तो जो वर्क आपने किया वो यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगा, माइनस का पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आपका वर्क का फार्मूला हो जाएगा। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, इतना वर्क हम लोग करेंगे टू चेंज पोजीशन ऑफ डाइपोल फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो ये है। अब इसमें थोड़े से चेंजेस करके, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो वर्क होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो आपने वर्क किया है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो इसी हम लोग वर्क को हम लोग किसके बराबर रख देंगे, इसी वर्क को हम लोग बराबर रख देंगे डेल्टा यू के। अब आगे देखिएगा किस तरीके से करेंगे। तो ये हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन करके यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी आपको बताया गया था कि जो भी वर्क आप करोगे वो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास डेल्टा के जीरो हो चुका था। स्लोली मूवमेंट के केस हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो ये डेल्टा यू के बराबर रख दोगे। डेल्टा यू कैसे लिखते हैं हम लोग, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बन जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डब्ल्यू को डायरेक्ट किसके बराबर रख दिया, डेल्टा यू के, और डेल्टा यू की वैल्यू हम लोग यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये बन जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2। इसको इस तरीके से लिख लो, माइनस टाइम्स माइनस पी ई कॉस थीटा 1। अभी यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना कि u किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पी ई कॉस थीटा को बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, वैसे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो इसको सिग्निफिकेंस जो होगा बहुत क्लियर होगा इसका, यूज के साथ डायरेक्ट रिलेशन समझ में आ रहा है, तो कि u इज समथिंग माइनस टाइम्स पी ई कॉस थीटा। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होती है। जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं रेफरेंस लेवल का, कि एक जगह हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं, और वो सिंपल सी वैल्यू हम लोग एज्यूम कितनी करते हैं, ज़ीरो एज्यूम करते हैं। तो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये हमारे पास एक केस है कि जब हम इसको रोटेट करते हुए थीटा की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 90 लेके जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने रेफरेंस पॉइंट मानना है कि जब हमारा थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी, यानी जब ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते होते, तो वहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और वह ज्यूम करते हैं वो हमारी इनिशियल पोजीशन थी। तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। और जो फाइनल पोजीशन थी आपने थीटा 1 से थीटा 2 करना है, तो वो थीटा 2 को थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ, थीटा 2 को थीटा ही ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा, इनिशियल तो जीरो हो जाएगी तो माइनस जीरो नहीं लिख रहे हैं, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2, और आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो हमने थीटा मान ली है इस तरीके से। तो ये आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है कि अगर आपका एंगल थीटा पे रखा हुआ है, एंगल थीटा है कहाँ पर, क्योंकि आपको पता था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू से प्लस क्यू में आपका स्मॉल पी है, तो उनके बीच में एंगल है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो एंगल बिटवीन है डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये आपका जो होगा वो फार्मूला बन जाएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर किसी थीटा एंगल पे अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है डाइपोल की, वो तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो यू फाइनल या यू इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका फार्मूला था जो डेराइव हो जाएगा। अब देखिएगा इस पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के साथ आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस और याद रखनी होती हैं। एनसीईआरटी में नहीं, थ्योरी में नहीं दे रखा है ये, लेकिन आपको याद रखनी है इसमें। तो यू इक्वल्स टू क्या फार्मूला था, माइनस पी ई कॉस थीटा था। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इस तरीके का ये टॉपिक होता है, लेकिन वो इसी के साथ है तो मैं यहीं पे बताता हूँ। क्या होगा कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के केसेस की बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब आपकी मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जो आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम बात करें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिएगा, जो आपका स्मॉल पी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, फिक्स कर रखेंगे, थीटा चेंज हो रहा है, और आपको पता है कि जो कॉस थीटा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 या 1 कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जब आपका ये जो टर्म है माइनस पी कॉस थीटा वो मिनिमम हो जाए, या कह सकते हैं कि कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर दीजिए, क्योंकि माइनस तो इसके पास पहले से ऑलरेडी है। तो कॉस थीटा जब 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस की पी हो जाएगी।
दैट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब थीटा इक्वल टू जीरो का केस बनेगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का जब केस बनेगा तो पी कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले केस में कितनी होगी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होती है तो वो केस होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल मतलब ये होगा कि जब भी आपसे एनर्जी, जब आपके पास स्टोर्ड एनर्जी कम से कम होगी तो वहाँ पर एक्टिविटी जो आप करने की वो होगी वो आपकी कम होगी, यानी कम से कम एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, कम से कम मोशन आप परफॉर्म करेंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। तो इस वाले केस में जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, ये भी पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, वो आपको पता है थीटा इक्वल टू जीरो पर। इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। शॉर्ट में लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस बनता है इसमें, कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकती है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सेम है। कॉस थीटा को इस वाले केस में हम लोग क्या कर देते हैं? मिनिमम कर देते हैं। कॉस थीटा मिनिमम होता है -1 और वो होता है थीटा 180 पे। तो थीटा इक्वल्स टू 180 जब होगा तब कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी। तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी P इंटू ई आएगी, और वो आपकी किसी भी एंगल में, अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो वो किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। दैट विल बी P इंटू ई। यानी इस वाले केस में अगर यहाँ पर अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये आपका डाइपोल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, लेकिन ये आपका एंटी पैरेलल होगा। क्या? P और E एंटी पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब इधर -Q आएगा और इधर क्या आ जाएगा? इधर +Q आ जाएगा। इस तरीके से ये केस होगा। इस वाले केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर -Q से +Q P आ जाएगा। तो P की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड जो है वो आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में राइट साइड है। तो ये बन जाएगा केस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। और इक्विलिब्रियम जो टाइप होगा अनस्टेबल। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम आपको इस वाले केस में याद रखने हैं। ये बन जाएगा आपका अनस्टेबल। और इस वाले केस में अगर हम लोग अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये जो आपका मैं बता रहा था, जो आपका मीन पोजीशन है, ये -Q, ये आपका +Q, तो -Q से +Q P बन जाएगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो केसेस हैं इस तरीके से। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस कौन से एंगल पे आएगी? वो आपको थीटा इक्वल टू 0, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल टू 180, या U इक्वल्स टू -PE cos थीटा याद रखेंगे तो उसके साथ ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों इक्विलिब्रियम कौन कौन से एंगल पे मिलेंगे ये आपको याद रखना था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये डायग्राम मैंने यहाँ पे दोनों बना रखे हैं कि कौन कौन से आपके डायग्राम इसके केसेस के बनेंगे।